नमस्कार दोस्तों, एग्जाम विद अरिहंत में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले हम ऑलरेडी लगभग सभी एग्जाम्स की तैयारी कर चुके हैं, सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस बनाते जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, उस टॉपिक का नाम है बच्चा नॉन फाइनाइट्स। वर्ब के अंदर ये एडवांस वर्ब का टॉपिक कंसीडर होता है और एडवांस वर्ब के अंदर आप जानते हैं कि एसएससी, बैंक, इसके अलावा आरएएस हो गया, एनडीए हो गया, इन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये एक अकेला एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा महत्व रखता है लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर। तो चलिए समय खराब किए बिना इनसे रिलेटेड चीजों को जानने की कोशिश करते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या है। सबसे पहली चीज, एग्जाम के अंदर अगर बात की जाती है नॉन फाइनाइट्स की, तो इसे दो हिस्सों में बांटा जाता है। इसे दो हिस्सों में बच्चा हम बांटते हैं। दो हिस्सों में सबसे पहला हिस्सा हमारे पास कौन सा है? सबसे पहला हिस्सा हमारे पास में आता है बच्चा, सबसे पहला हिस्सा आता है नॉन फाइनाइट में। तीन हिस्से काउंट होते हैं, तीन हिस्से कंसीडर किए जाते हैं। सबसे पहला हिस्सा बच्चे हमारे पास आता है इन्फिनिटिव्स का। इन्फिनिटिव्स बचपन से यूज तो काफी बार किया हुआ है, इन्फिनिटिव्स तो बहुत बार यूज किया, इनफाइनाइट वर्ब का यूज बहुत बार किया होगा, लेकिन अक्सर जब भी यूज करने का नंबर आता होगा तो बच्चे को ये तो पता है कि यूज करना है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कहां पर और कैसे यूज करना है। तो इसीलिए आज हम सीखने वाले हैं इन्फिनिटिव, जिसको हम कहते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हालांकि इसके लिए बेयर इन्फिनिटिव भी सीखना काफी ज्यादा अनिवार्य है। ये एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, जिसे सीखना अगर चाहते हो तो लगभग 3 से 4 घंटे का लेक्चर आपको अटेंड करना पड़ेगा, तब जाकर आप इससे संबंधित चीजों को जान पाएंगे। इन्फिनिटिव के बाद दूसरा पॉइंट आता है बच्चा जेरेंड का। ये अक्सर आपको जानकारी देते समय इंस्ट्रक्शंस देने का काम करता है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के साथ कंसीडर किया जाता है। इसी के साथ में तीसरा पार्ट बच्चा हमारे पास आता है पार्टिसिपल का। पार्टिसिपल में 3 पार्ट जुड़ते हैं, जिसके अंदर बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का। ये तीनों पार्ट की जब बात की जाएगी, एक बात समझ लीजिएगा कि तीनों ही पार्ट को सीखना बहुत अनिवार्य है। और कैसे सीखेंगे, आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू देने के बाद हम इसमें अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को दर्शाते हैं, ताकि बच्चे को तैयारी करने में कोई समस्या ना आए। तो एग्जाम में हमारे पास पार्टिसिपल के यानी ग्रामर के टॉपिक में 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा आता है हमारे पास में प्रेजेंट पार्टिसिपल का, दूसरा हिस्सा आता है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा हिस्सा आता है परफेक्ट पार्टिसिपल का। परफेक्ट पार्टिसिपल का 3 हिस्से आते हैं। इन तीनों हिस्सों के बारे में आज हम विस्तार में पढ़ने का प्रयास करेंगे। साथ साथ इसमें आए हुए प्रीवियस एग्जाम्स को या प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि एग्जाम में कितनी ड्यूरेशन या किस तरीके से किस लिमिट तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चा समझने के लिए, सबसे पहला पॉइंट यदि समझना है तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में इन्फिनिटिव वर्ब को समझना पड़ेगा। इन्फिनिटिव से पहले नॉन फाइनाइट को समझना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं बच्चा, पहले इसकी परिभाषा समझाते हैं। नॉन फाइनाइट एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है जिस पर संज्ञा के जिस पर टेंसेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इज़मार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव पड़ेगा तो केवल एक चीज का पड़ेगा, और वो पड़ेगा आपके नॉन फाइनाइट में सब्जेक्ट और वर्ब का, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, कि कहां पर सब्जेक्ट की तरह यूज होगा और कहां पर ऑब्जेक्ट की तरह। तो धीरे धीरे सीखते हैं। सबसे पहला नॉन फाइनाइट जो इस्तेमाल होता है बच्चा, या तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है या फिर ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है। तीसरा पॉइंट आता है इसमें वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट का। वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट का यूज होगा तो भी बच्चा नॉन फाइनाइट का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस पर नो इम्पैक्ट, नो अफेक्ट ऑफ टेंसेस, नो अफेक्ट या नो इम्पैक्ट ऑफ टेंसेस, टेंसेस का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, यानी टेंसेस का कोई इम्पैक्ट नहीं है। यानी कि यदि आपके सामने कभी भी इस प्रकार का कोई वर्ड आता है जिसमें प्रेजेंट की बात हो जाए, पास्ट की बात हो जाए, परफेक्ट की बात हो जाए, तो इन सेंटेंस में इन चीजों पर कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब सेंटेंस में यदि हमसे कोई पूछे कि नॉन फाइनाइट क्या है, तो नॉन फाइनाइट वे वर्ब के रूप होते हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज होते हैं और जिन पर किसी भी प्रकार से ना तो टेंसेस का इंपैक्ट पड़ेगा, ना टाइम का इंपैक्ट पड़ेगा, ना इज़म और बादवर के होने का असर पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं इन्फिनेटिव की तरफ, जो कि बिल्कुल पहला सेक्शन है एग्जाम विद अरिहंत के साथ में। सबसे पहला बेसिक क्लास एडवांस टॉपिक की वर्ब की पहली क्लास। ध्यान दीजिएगा, पहला इन्फिनेटिव वर्ब के मल्टीपल पॉइंट्स हैं जहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास बहुत सिंपल आता है। पहला सेंटेंस कहता है शी वॉन्ट्स टू गो देयर। इस सेंटेंस को जब आपने पढ़ा तो आपने नोट किया वॉन्ट्स एक वर्ब है जो अधूरी वर्ब है, इसका पर्पस बताना है तो आपको 2+V1 का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको पता है बहुत सारी वर्ब ऐसी होती हैं, इनकम्प्लीट होती हैं, जहां पर उन्हें कंप्लीट करने के लिए आप 2+V1 का इस्तेमाल करते हैं पर्पस और कॉज दिखाने के लिए। लिस्ट ऑफ वर्ब्स वो अभी हम दिखाएंगे, चिंता नहीं करना। हीना सीम्स टू बी, हीना सीम्स ऐसा नजर आ रहा है, टू बी लुकिंग फॉर अ जॉब ऐसा लग रहा है कि वो लड़की या वो लड़का क्या है, लड़की नौकरी की तलाश कर रही है, काम हुआ नहीं है। सीम्स लग रहा है, टू बी लुकिंग यानी जॉब ढूंढ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि नौकरी ढूंढ रही है। तो एक ही वाक्य में जब मल्टीपल एक्शन दिखाने की कोशिश की जाती है तब भी हम इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट कहते हैं शीना प्रिटेंडेड ऐसा लगा, दिखावा किया, प्रिटेंड किया, उसे लगा टू हैव सीन द सीरीज, उसे ऐसा लगा कि उसने पहले ही ये सीरीज देख रखी है। जब भी टू बी वाली फॉर्म में टू के साथ आप हैव का प्रयोग करके थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो इससे अंदाजा होता है कि यह कार्य पहले संपूर्ण किया जा चुका है, यह कार्य पहले कंप्लीट किया जा चुका है। ये बात याद रखिएगा। अगला सेंटेंस आता है टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। टू स्मोक यानी स्मोकिंग करना इज इंजूरियस टू हेल्थ। इस वाक्य के स्थान पर हम 2+V1 की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो हम अभी आगे आने वाले वाक्य में दिखाएंगे। दे आर अबाउट टू डिलीवर अ मैसेज। अबाउट टू डिलीवर का मतलब क्या होता है? अबाउट टू डिलीवर का मतलब होता है काम करने ही वाले हैं, शुरू होने ही वाला है, डिलीवर करने ही वाले हैं। तो अबाउट टू डिलीवर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, यानी करने ही वाले हैं। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे जहां पर आप 2+V1 का प्रयोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखेंगे। अब वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है जो वर्ब के मीनिंग को पूरा करता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है जेरेंड का। जेरेंड क्या होता है? जेरेंड 2+V1 की तरह ही एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का रूप होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक सेंटेंस आता है आई लव ईटिंग बनानास। आई लव ईटिंग बनाना, तो लव हो गया बच्चा मेन वर्ड और ईटिंग बनानास मुझे बनाना खाना बहुत पसंद है, तो ईटिंग बनानास बन जाएगा आपके पास जेरेंड। ईटिंग बन जाएगा जेरेंड, यानी कि एक तरीका जो ING की फॉर्म में यूज हो रहा है और वर्ब के साथ में दूसरी वर्ब का पार्ट बन रहा है। ऐसे ही आपने बोला टू वॉक इज एन एक्सरसाइज या वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, जब सब्जेक्ट के स्थान पर आप ऐसे वर्ड को देखते हैं तो समझ जाइएगा कि ये एक जेरेंड है। अब आपको पता है कि कई जगहों पर सिगरेट के बॉक्सेस पर भी लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ का मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति स्मोक करता है तो वो बहुत ज्यादा हानिकारक है, वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, याद रखना। अगला वर्ड है आई डू नॉट लाइक योर टॉकिंग टू हर। आई डू नॉट लाइक योर टॉकिंग टू हर, मुझे तुम्हारा बातें करना उस लड़की से बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। याद रखने योग्य बात है पॉजिटिव एडजेक्टिव, यानी माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर। जब भी पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात आती है उसके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है जो कि जेरेंड होता है। कई बार हम कैसे पॉइंट्स बोलते हैं, मुझे उसका वाहियात सवाल पूछना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे उसका फालतू के सवाल पूछना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं? आई डू नॉट लाइक योर आस्किंग स्टूपिड
क्वेश्चन, योर आस्किंग स्टूपिड क्वेश्चन, ऐसे वर्ड जब आते हैं तो हम यूज करते हैं जेरेंड का, याद रखिएगा। ऐसे ही एक वर्ड और आता है हमारे पास में, कई बार कहते हैं आई डू नॉट लाइक हर बिहेविंग लाइक एन आंट, हर बिहेविंग लाइक एन आंट, मतलब मुझे नहीं पसंद जब वो मेरी आंट की तरह बिहेव करती, आंट की तरह बिहेव करती है। तो वहां पर यूज किया जाता है, किसका यूज होगा, वहां पर यूज होगा आपके जेरेंड का, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आता है, ही इज इंटरेस्टेड इन टीचिंग यू, इंटरेस्टेड एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, यानी कि वो इंटरेस्टेड है, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, किस चीज के लिए इंटरेस्टेड है, इन टीचिंग यू। अब इस कंसेप्ट पर एक और वर्ड याद रखिए बच्चा, जहां पर भी TO2 को छोड़ दोगे, जहां पर भी TO2 को छोड़ दोगे, उसके बाद में बची हुई सभी वर्ब्स के साथ में ING का प्रयोग होता है। आई रिपीट माई वर्ड्स, आई रिपीट माई वर्ड्स, मैं अपने शब्दों को दोहराता हूं। जब भी वर्ब के साथ में आप ING का प्रयोग करते हैं, वर्ब के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, ING, तो उससे पहले नोटिस जरूर कर लेना कि यदि प्रीपोजिशन है, टू को ध्यान रखना, टू होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, टू नहीं होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी। बहुत सिंपल सा पॉइंट, टेक इट इजी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, आराम से समझना है। अगला सवाल है, दे आर यूज्ड टू ट्रेवलिंग, दे आर यूज्ड टू ट्रेवलिंग इन अ क्राउडेड बस। अब ये कैसे हो गया भाई, अभी तो टीचर ने बताया था, अभी मैंने बताया था कि भाई टू को छोड़ दो तो बाकी सभी जगहों पर ING का प्रयोग होता है, लेकिन यहां तो टू के साथ भी हो रहा है। तो ऐसे केवल 5 से 7 केसेस होते हैं, 5 से 7 केसेस होते हैं, सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा, काम आएंगे। ऐसे वर्ड्स में सबसे पहला केस आता है हमारे पास में, सबसे पहला केस आता है बच्चा हमारे पास में, कौन सा केस है, सबसे पहला केस है हमारे पास में जहां पे टू के साथ ING आता है। वो केस कौन सा है बच्चा, वो केस बनता है बच्चा हमारे पास यूज्ड टू, गेट यूज्ड टू, पहला केस बनता है यूज्ड टू, गेट यूज्ड टू, अकस्टम्ड टू, प्रायर टू, टेक टू। ऐसे वर्ड्स में जब भी बात आएगी तो ING का प्रयोग होता है, ऐसे में ING का प्रयोग होता है। विद अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ऐसे वर्ड जहां पर भी आएंगे आंख बंद करके ING यानी जेरेंड का इस्तेमाल कर देना, आपका आंसर 100% ठीक होगा। इससे रिलेटेड सैकड़ों क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिए भिन्न भिन्न एग्जाम में। मैंने अपने पर्सनल व्यू के अंदर भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखे हैं, तो उन क्वेश्चन की बात करेंगे धीरे धीरे करके ऑब्वियसली। अगला सवाल आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। बच्चा प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जेरेंड की तरह ही यूज होता है, बट ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। पहला पॉइंट आता है बच्चा, टू बी की फॉर्म में जब भी यूज होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। टू बी का मतलब क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, इसके बाद में बीन के साथ, हैज बीन, हैव बीन के साथ ING का यूज होता है। तो जहां भी टू बी आएगा उसके साथ जेरेंड का यूज करें, याद रखना। अगला सवाल आता है, आई सॉ द मैन, एक बात हुई, आई सॉ द मैन, उसके बाद क्या पॉइंट आया, द मैन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, द मैन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। जब आपका ऑब्जेक्ट ही अगले सेंटेंस का डूअर बन जाता है, जब आपने किसी व्यक्ति को देखा और वही व्यक्ति आगे कोई एक्शन कर रहा है, तो दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस बना दिया। अब यहां पर आई सॉ द मैन, अब ये पिछले वाले सेंटेंस का तो ऑब्जेक्ट हो गया, अगले वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया, अगले वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया। अब ऐसे में सब्जेक्ट यदि बनता है तो हम क्या बोलेंगे, आई सॉ द मैन, मैंने वो व्यक्ति देखा, स्लीपिंग अंडर द ट्री, जो क्या कर रहा था, सो रहा था। कहां पे सो रहा था, पेड़ के नीचे सो रहा था, स्लीपिंग अंडर द ट्री। अगला वर्ड आता है जब एक ही व्यक्ति के किसी एक्शन के लिए आप कारण बताते हैं, कारण बताते हैं तो आप उसके लिए बीइंग का प्रयोग करते हैं। बीइंग का प्रयोग किया जाता है बच्चा कारण बताने के लिए, ये बात याद रखना है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। अब जैसे मैंने कहा क्योंकि वो उदास था, क्योंकि वो उदास था या थी, डिड नॉट टॉक टू मी, क्योंकि वो उदास थी इसलिए उसने मेरे से बात नहीं करी। सेंटेंस क्या बना, बीइंग सैड, बीइंग सैड मतलब उदास होने की वजह से, उदास होने की
वजह से she did not talk to me। अब ऐसे कितने सारे सवाल आते हैं जब हम कहते हैं बच्चा एक सवाल कहते हैं, क्या कहते हैं, कई बार ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं क्योंकि वो थका हुआ था इसलिए ऑफिस नहीं गया। बीइंग टायर्ड, बीइंग अनेबल या बीइंग इल, बीइंग डेस्परेट, बहुत सारे सेंटेंसेस। जब भी आप बोलते हैं ऐसा होने की वजह से ऐसा हुआ, ऐसा होने की वजह से ऐसा हुआ, और एक ही व्यक्ति के दो एक्शन दर्शाना चाहते हैं तो बीइंग का प्रयोग होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला सेंटेंस आता है यू कैन सी द फ्लाइंग बर्ड, यू कैन सी द फ्लाइंग बर्ड। जब भी संज्ञा से पहले आईएनजी का यूज होगा, संज्ञा से पहले जेरेंड का यूज होगा, तो वहां पर समझ लीजिएगा कि वो काम कर रहा है एडजेक्टिव का मॉडिफाई करने का, और दिखने में वर्ब है तो दिखने में वर्ब यानी जेरेंड है, और काम कर रहा है आगे वाले वर्ड को मॉडिफाई या पर्पस बताने का। ऐसे ही एक वर्ड आपने सुना होगा वॉशिंग मशीन, एक वर्ड सुना होगा वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन किसे कहते हैं, कपड़े धोने वाली मशीन को। ऐसे ही चॉपिंग नाइफ, बर्निंग ट्रेन, क्राइंग बेबी, ऐसे ही वर्ड बोला जाता है, याद रखिएगा आईएनजी के साथ में, तो वो बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, याद रखना। आगे वर्ड बढ़ता है, क्या है, हैविंग रीच्ड द ऑफिस, हैविंग रीच्ड द ऑफिस ही talk to his client, having reached the office he talked to his client। ये हमारे पास परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए ऐसा ही एक सेंटेंस बनता है, ऑफिस पहुंचने के बाद में उसने मेरे साथ बात करी। तो यहां पर हमने पार्टिसिपल में प्रेजेंट भी डिफाइन किया, पास्ट भी किया और परफेक्ट भी किया। अब आगे बढ़ते हैं पास्ट पार्टिसिपल के कुछ हिस्सों की तरफ, पार्टिसिपल के कुछ हिस्सों की तरफ, वो भी पास्ट में। याद रखिएगा भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। इसे हम नॉर्मल भाषा में ईडी वाली फॉर्म भी कहते हैं, नॉर्मल भाषा में ईडी वाली फॉर्म भी कहते हैं, याद रखिएगा। अब आता है सबसे पहला पॉइंट, क्या है, अब जब आपने बच्चा हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, वुड हैव, कुड हैव ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, तो विल हैव, शैल हैव, हैड ऐसे शब्द जो आते हैं ये सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म को दर्शाते हैं, और जब दर्शाएंगे तो ये बन जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। ये वर्ड याद रखिएगा। अगला सेंटेंस आता है आई सॉ हर, मैंने देखा, किस मुद्रा में देखा, उसको उदासी भरी मुद्रा में देखा। तो नोटिस कीजिए आई सॉ हर when he was disappointed, I saw her when he was disappointed, disappointed मतलब उदासी निराशा भरी नजर में देखा मैंने। अगला वर्ड है, क्या है, you are looking tired, भाई तुम नजर आ रहे हो, you are looking is MR के बाद ING, लेकिन कैसे नजर आ रहे हो, टायर्ड नजर आ रहे हो। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो सदैव बनता है पास्ट पार्टिसिपल, डोंट फॉरगेट। अगला सवाल है देयर इज अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, देयर इज अ न्यू बिल्डिंग। एक पॉइंट हो गया, कैसा है, अभी अभी ताजा ताजा बनी है, तो कंस्ट्रक्टेड ये क्या है, वर्ब को या आगे वाली संज्ञा को, वर्ब होने के बाद पास्ट पार्टिसिपल आगे वाली संज्ञा को मॉडिफाई करेगा तो बन जाएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल। इसे हम मॉडिफायर के रूप में भी कई बार बताते हैं, और इसका जो रूप होता है ये एट्रीब्यूटिव सेक्शन कहलाता है। अब एट्रीब्यूटिव सेक्शन क्या है, एट्रीब्यूटिव सेक्शन उसको कहते हैं जब नाउन से पहले, संज्ञा से पहले कोई भी शब्द विशेषता दर्शाने के लिए आ जाएगा तो उसे एट्रीब्यूटिव फॉर्म कहा जाता है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अभी तक हमने पढ़े बेसिक कंपोनेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं कुछ एक दो मेजर रूल्स के साथ में। ये जो एक दो मेजर रूल्स हैं, ये जो एक या दो मेजर रूल्स हैं, ये अक्सर बच्चे के लिए थोड़े ट्रबलसम बनते हैं, बट चिंता नहीं करना, हम आपके साथ में एक एक चीज समझाएंगे बिना आपत्ति के। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जब भी आप कहीं पर इस प्रकार की वर्ब को देख लेते हैं, जब भी कभी आप इस प्रकार की वर्ब को देख लेते हैं, किस प्रकार की वर्ब है भाई, नो, एक्सप्लेन, लर्न, डिस्कवर, टीच, आस्क, शो,
वंडर, रिमेंबर, फॉरगेट, इन सभी के बाद में, इन सभी शब्दों के बाद में सदैव यूज करना पड़ेगा हाउ टू। हाउ टू याद रखना, जब कहते हैं मुझे नहीं पता यह कार्य कैसे करना है, मुझे नहीं पता यह कार्य कैसे करना है, कैसे करना है, तो इसके लिए हाउ टू का यूज होता है। अब जैसे मैंने कहा आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। जैसे मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे को तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है कि अंग्रेजी कैसे बोलना है, कैसे बोलना है वो भी फ्लुएंटली बोलना है, कैसे बोलना है, फ्लुएंटली बोलना है, तो मुझे नहीं पता। ऐसी परिस्थिति में हम यूज करेंगे हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अगला सवाल समझने के लिए देखिए, आई नो, मैं जानता हूं कि कस्टमर्स को दुकानदार कैसे पागल बनाते हैं, तो आई नो हाउ टू बिफूल द कस्टमर्स। अगर आप यहां पर बिफूल के साथ में सीधा कस्टमर लिखते हैं और हाउ टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, आंसर आपका गलत हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, नो के बाद में सदैव कार्य बताना पड़ेगा। ये सभी शब्द जो हैं ऊपर, ये सिर्फ और सिर्फ कार्य पद्धति को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? कार्य पद्धति को दिखाते हैं। ये बात याद रखना, डोंट फॉरगेट, बहुत इजी कंसेप्ट है। अगला सवाल है, उसने मुझे अंग्रेजी बोलना सिखाया। उसने सिखाया कि अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, उसने सिखाया कि अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, तो शी taught me how to speak English. She taught me how to speak English. How to speak English इस्तेमाल किया जाएगा। She taught me how to speak, कैसे बोलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब भी वर्ड आएगा तो याद रखना, इन सभी क्रियाओं के बाद में how to का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। बच्चा यहां पर ये कुछ वर्ब हैं, ये बेसिकली वे वर्ब हैं जिनके बाद में 2 + V1 का प्रयोग करके आप किसी भी चीज का पर्पस बता सकते हैं, कॉज बता सकते हैं, या वर्ब के कॉम्प्लीमेंट को बना सकते हैं। इन सभी वर्ब के बाद में 2 + V1 का प्रयोग होगा तो हम यूज करेंगे उसे कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में, याद रखना। अब बच्चा कहेगा कि सर बाकी बातें तो सही हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट 2 होते हैं, हमारी वेरी फर्स्ट वीडियो में बताया था, चाहें तो देख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पहला कॉम्प्लीमेंट होता है बच्चा, पहला कॉम्प्लीमेंट होता है PLI, COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट। पहला वर्ड होता है COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक वाक्य। पूरक वाक्य किसे कहते हैं? पूरक वाक्य इसे कहते हैं जिसके अंदर आप बात करते हैं, जिसमें आप बात करते हैं, सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट की ही बात करता है। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट की ही बात करता है, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैंने कहा शी इज इंटेलिजेंट, शी इज बोल्ड, शी इज हार्ड वर्किंग, तो ये है कॉम्प्लीमेंट, याद रखना। ऐसे में अधूरी वर्ब के लिए भी कॉम्प्लीमेंट आ गया। ही अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड, उसने अटेम्प्ट किया, क्या किया? टू डू, अटेम्प्ट किया, प्रयास किया इस काम को करने का, टू डू दिस वर्क, टू डू दिस वर्क। अगर अटेम्प्टेड के साथ में सीधा ING लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। अटेम्प्टेड, क्या करने का अटेम्प्ट किया, किस कार्य को करने का अटेम्प्ट किया, वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि भाई इस कार्य को करने का प्रयास किया गया, तो टू डू का यूज होगा। वर्ब के बाद अगली वर्ब जो आती है या तो उसे 2 + V1 में लगाएंगे या फिर जेरेंड में लगाएंगे, लेकिन डिपेंड करेगा कि उसके बाद जेरेंड आएगा भी या नहीं। अगला सवाल आता है, मैंने प्रयास किया कार्य को करने का, तो आई ट्राइड टू कंप्लीट द वर्क। मैंने प्रयास किया कार्य करने का, आई ट्राइड मतलब प्रयास किया, क्या प्रयास किया? कार्य करने का, कि कार्य कैसे करना है, तो आई ट्राइड माई सेल्फ, आई ट्राइड टू डू दिस वर्क। अगला सेंटेंस है, भाई मना कर दिया लड़की ने विवाह करने के लिए, तो शी रिफ्यूज्ड टू मैरी मी, शी रिफ्यूज्ड, मना कर दिया, शी रिफ्यूज्ड, मना कर दिया, शी विल नॉट मैरी मी, शी विल नॉट मैरी मी, उसने मना कर दिया कि वो विवाह नहीं करेगी, तो शी रिफ्यूज्ड टू
मैरी मी। तो जब भी आप कैसी वर्ब का यूज करते हैं, कौन कौन सी वर्ब है, जैसे हमने वर्ब बोली अटेम्प्ट, बिगिन, लव, लाइक, हेट, वांट, विश, डिजायर, ऐसी वर्ब जब आती हैं, मैनेज, मीन, ऑफर, नीड, ये सभी वर्ब जो होती हैं ये 2+V1 का प्रयोग अपने साथ अनिवार्य रूप से लेती हैं, अनिवार्य रूप से लेती हैं, ये बात याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, और मुझे लगता है ये लास्ट कंपोनेंट होने वाला है, याद रखिएगा लास्ट कंपोनेंट होने वाला है। वैसे तो बेयर इन्फिनेटिव भी एक बड़ा टॉपिक है जिसमें हम 7 से 8 पॉइंट बताते हैं, लेकिन जब बात आती है बेयर इन्फिनेटिव की, तो वहां पर बात आती है 7 से 8 पॉइंट होते हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर याद रखना 2+V1 होना अनिवार्य नहीं है, वहां पे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेंटेंस में जब हम कहते हैं अच्छा होता तुम ये करते, बेहतर होता तुम वो करते, ये बात याद रखिए, अच्छा होता, बेहतर होता, तो आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या सवाल है, यू हैड बेटर गोन अब्रॉड, अच्छा होता, हैड बेटर के बाद इन्होंने हैड के अनुसार थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया, गलत है ये। अब इन शब्दों को समझना, हैड बेटर, हैड रादर, वुड बेटर, वुड रादर, सूनर, ऑब्वियसली सूनर देन, एज सून, इनके साथ में बेयर इन्फिनेटिव आता है, बेयर इन्फिनेटिव आता है, हैड बेटर, हैड रादर, वुड, सूनर, इन सब के साथ बेयर इन्फिनेटिव आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। सेंटेंस कहता है अच्छा होता, यू हैड बेटर, चले जाते कहां चले जाते, अब्रॉड, हायर एजुकेशन के लिए। ऐसी परिस्थिति में एग्जामिनर कुछ कहे या ना कहे, बच्चे के मन में सवाल कूदता है कि सर थर्ड फॉर्म लगानी है, लेकिन असलियत में ये खुद ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये खुद ही वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल या सेकंड फॉर्म यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग हो रहा है, याद रखिएगा। आई वुड एज सून डाई एज बैग, यहां पर एक वर्ड आता है, क्या आता है भाई, बेहतर होता मर जाते मांगने की जगह, करूंगा अगर ऐसा करना पड़ा तो। आई वुड एज सून डाई एज बैग कहता है कि मरने से अच्छा है, जितना मांगने से अच्छा है कि एक ही अटेम्प्ट में प्रयास करके मृत्यु को अपना लिया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप बोलते हैं अच्छा होता, ये करता, अच्छा होता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। She had, ध्यान से पढ़ना है, she had sooner do than say anything। भाई उसके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि बोलने से पहले वो कार्य करके दिखा देती है, बोलने से पहले वो कार्य करके दिखा देती है, बोलने से पहले कार्य करके दिखा देती है। तो वाक्य क्या बनता है, she had sooner do than say anything। बेहतर है कि ये करके दिखाए कि बोलने से पहले कार्य करके दिखा देती। इसी को तो कहते हैं एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो खुद बन के दिखाना पड़ता है, बताना नहीं पड़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहां पर ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद में जेरेंड का प्रयोग होता है ऑलवेज। ये एक लास्ट पॉइंट हो जाता है। इस पॉइंट के बाद में हमारे पास में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिर हमारे पास ढेरों क्वेश्चन आएंगे। अब बच्चा कंपटीशन की तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, कंपटीशन को तैयार कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में 10 लाख बच्चों की भीड़ में से आप बनना चाहते हैं टॉपर्स की लिस्ट में, टॉप 100 की लिस्ट में आना चाहते हैं। तो टॉप 100 की लिस्ट में आने के लिए पढ़ना भी टॉप 100 से ज्यादा पड़ेगा, पढ़ना भी उनसे ज्यादा पड़ेगा, काम करके भी उनसे ज्यादा दिखाना पड़ेगा बच्चा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। वो लाइन सुना है ना कि लहरों के साथ तो सभी बह लेते हैं। असली व्यक्ति या व्यक्तित्व वो है जो लहरों के विपरीत जा करके अपनी मंशा को पूरा करता है और चुने हुए लक्ष्य को पूरा करने की एक तरीके से मंशा दर्शाता है और प्रयास करता है। तो याद रखना, मेहनत तो करना पड़ेगा। सवाल है आपके सामने, क्या है, अवॉइड। अब अवॉइड, लाइक, डिसलाइक, माइंड होता है सुधारना, लव, अप्रिशिएट होता है तारीफ करना, डिटेस्ट, रेसिस्ट, डिले, डिनाई, फॉरगिव, मेंशन, एंजॉय, पोस्टपोन, टाल देना, स्टॉप, स्टार्ट, डेफर, प्रेफर, फिनिश, रिस्क,
बहुत सारी वर्ब है। माफ करना, मिस करना, फैंसी, कंसीडर, ये सभी वे वर्ब हैं जिनके बाद में जेरेंड आना कंपलसरी है। ये सभी वे वर्ब हैं जिनके बाद में प्रोग्रेसिव एक्शन दिखाया जाता है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन दिखाया जाता है कि इस एक्शन के बाद में आगे कार्य लगातार चलता है, प्रोग्रेसिव एक्शन होता है, तो हम वर्ब की फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे आई इंजॉय, मैंने इंजॉय किया, अब आगे काम लगातार चला, एक दिन नहीं लगातार। इंजॉय स्पेंडिंग हॉलीडेज, छुट्टियां बिताना। आई इंजॉय स्पेंडिंग हॉलीडेज विद माय फ्रेंड्स, मैंने बहुत इंजॉय किया। अब बहुत इंजॉय किया क्या करते हुए, कार्य चल रहा था, प्रोग्रेसिव था, छुट्टियों को इंजॉय किया जा रहा था, तो स्पेंडिंग हॉलीडेज विद माय फ्रेंड्स एक वर्ड बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है, शी अवॉइड्स, वो प्रयास करती है ना पढ़ना पड़े, वो बचती है, हर रोज प्रयास करती है, बीइंग इन द कंपनी ऑफ दीज पीपल, इन लोगों के समुदाय में, इन ठगों के, बेईमानों के, क्रूक्स के ग्रुप में आने से बचने का हमेशा वह प्रयास करती है। तो प्रयास करती है तो ये निरंतर प्रयास है, और यदि ये निरंतर प्रयास है तो इनके साथ में जेरेंड का यूज होना, यानी कि आपके पार्टिसिपल का यूज होना, आईएनजी फॉर्म का यूज होना अनिवार्य है। ये बात समझना है। एग्जामिनर अक्सर आपको इस तरीके के सवाल दे देगा जिसमें वो आपके साथ में आईएनजी का प्रयोग करने की जगह कुछ गड़बड़ी दे देगा। तो प्रयास करना है, क्या प्रयास करना है कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस को ध्यान देना है, अब आ जाते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या क्वेश्चन है भाई हमारे सामने? ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, एनीवन दैट प्रैक्टिसेस, कोई भी व्यक्ति जो प्रैक्टिस करता है। एनीवन दैट प्रैक्टिसेस, किस चीज की प्रैक्टिस करता है? टू स्पॉट कॉमन एरर्स लिखा है अंत में बच्चा, ये एक वर्ड बाय मिस्टेक थोड़ा सा स्क्रीन से आउट हो गया है, मैं यहां लिख देता हूं, एक वर्ड यहां लिख देता हूं, दोबारा ऐसे क्वेश्चन नहीं है बच्चा, एक गलती से क्वेश्चन थोड़ा सा स्क्रीन से आउट हो गया, तो एनीवन दैट प्रैक्टिसेस, कोई भी व्यक्ति जो प्रैक्टिस करता है, टू स्पॉट कॉमन एरर्स can definitely pass any competitive examination। अब सवाल समझना है, कहता है सवाल क्या है भाई, कोई भी व्यक्ति जो प्रयास करता है एरर को ढूंढने का, अब बताइए वो प्रयास जो होगा वो निरंतर होगा, वो क्या होगा? निरंतर होगा। तो अब सवाल क्या है, कोई भी व्यक्ति जो प्रयास करता है एरर को ढूंढने का, निरंतर प्रयास, तो प्रैक्टिस करने के बाद में काम निरंतर यदि चलता है, काम में रेगुलर एक्शन दिखाए जाते हैं, रेगुलरिटी दिखाई जाती है, तो टू स्पॉट नहीं आएगा, प्रैक्टिस किस चीज के लिए? स्पॉटिंग द एरर्स आ जाएगा, स्पॉटिंग कॉमन एरर्स, ये एरर्स हमने ऊपर लिख दिया, रेगुलरली कैन डेफिनेटली पास एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बच्चा वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर सकता है। कौन सा एग्जाम? जिसमें आप निरंतर प्रयास करते जाते हैं। तो इस प्रकार एरर जो बनता है बच्चा ए फॉर्म में बनता है। ये वाला क्वेश्चन एसबीआई के एग्जाम में देखने में आया था, और कुछ इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको दिखेंगे। इसी प्रकार से जब आप आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, तो वैसे तो ये सवाल बहुत इजी है, बहुत ही बेहद इजी क्वेश्चन है। अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो मुझे उम्मीद है कि 10 सेकंड भी नहीं लगाओगे, आप उड़ा दोगे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बचा हुआ सवाल ध्यान से देखते हैं। क्या सवाल है? सक्सेस इज श्योर, भाई कामयाबी तो पक्की है, कहते हैं ना जीत तो पक्की है, इफ यू एम के बाद में टू का प्रयोग है। पहली बात याद रखिएगा कि एम के साथ में कभी भी टू का प्रयोग नहीं आता है, लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, और उस लक्ष्य निर्धारण के लिए एट का प्रयोग होता है, और बच्चा
अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, याद होगा जरूर, कि भाई जब आप एम के साथ में एट यूज करते हैं तो हमने इसी बात पर एक पॉइंट याद दिलाया आपको, और दिलाते हैं कि जब भी प्रीपोजिशन आएगी तो प्रीपोजिशन में टू को छोड़ दीजिएगा, टू को छोड़ दीजिएगा। कोई भी प्रीपोजिशन आएगी उसके बाद में बताया गया था, क्या बताया था बच्चा, आईएनजी का प्रयोग कर दीजिए, आईएनजी का प्रयोग कर दीजिए, उत्तर बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। केवल टू को छोड़ देना है, टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्यों आती है? क्योंकि ये कार्य के बारे में बताता है कि कार्य आगे करना है, तो ऐसे में प्लान अगर बताए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, तो हम 2+V1 का यूज करते हैं। तो पहली गलती क्या है बच्चा, पहली गलती यहां पर यह है कि एम के साथ में टू का प्रयोग कभी नहीं होता है। तो एम के साथ में प्रयोग होगा तो केवल और केवल होगा एट का, और एम के साथ में एट का प्रयोग अगर है तो आगे जो वर्ब है उसके साथ में आईएनजी का प्रयोग कर दीजिए और अचीव को कर दीजिए अचीव, अचीव को कर दीजिए अचीविंग। तो सवाल क्या है, सक्सेस इज श्योर, यानी जीत पक्की है। इफ यू एम एट, अगर आप एम करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, अचीविंग योर गोल, अचीव करना है, प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, योर गोल, टू डू ऑल रिक्विजिट थिंग, सभी चीजें जो आवश्यक है विद इन गिवन टाइम फ्रेम, विद इन गिवन टाइम फ्रेम, गिवन टाइम फ्रेम के अंदर, गिवन टाइम फ्रेम के अंदर जितने भी कार्य हैं उनको कर लेंगे तो जीत तो पक्की ही पक्की है। और गिवन टाइम फ्रेम क्या है, समय से न्यूज़पेपर की रीडिंग को बढ़ाइए, समय से न्यूज़पेपर पढ़िए, सिटिंग एबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा रिक्विजिट रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ साथ बच्चा उसमें दी गई वोकैबुलरी को फोकस कीजिए, ताकि जितनी अच्छी वोकैब होगी उतने अच्छे सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड और ईडियम्स को पूरा किया जा सकता है। अब बात करते हैं आगे, जब आप ये 2-3 काम कर लेंगे तो जीत पक्की है, ये बात याद रखना। और बाकी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जो भी बचा हुआ हिस्सा है वो हम कराएंगे, हमारी जिम्मेदारी है, ये बात ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आता है यहां पर, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। एसएससी में क्या पूछा था भाई, एसएससी में पूछा था, सवाल क्या है देखते हैं। सवाल कहता है वॉकिंग अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ चल रहा था मैं, वॉक रोड के साथ साथ चल रहा था, अ कार नॉक्ड हिम बैक या नॉक्ड हिम डाउन। अब यहां पर आता है कार ने उसको कुचल दिया, कार ने उसको कुचल दिया। अब ऐसे क्वेश्चन पढ़ने में हमें इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन 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 सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज ये है कि सबसे पहले यहाँ पे दो एक्शन है, दो एक्शन है कि एक व्यक्ति रोड के किनारे चल रहा था, एक व्यक्ति रोड के किनारे चल रहा था, और पीछे से दूसरा एक्शन क्या हुआ, दूसरा एक्शन कार ने उसको उड़ा दिया। दूसरा एक्शन क्या है, कार ने उसको उड़ा दिया, कार ने उड़ा दिया, कार ने उड़ा दिया। क्या मतलब है, कार ने उड़ा दिया, पीछे से कार ने उड़ा दिया, और वो व्यक्ति क्या कर रहा था, रोड के किनारे किनारे चल रहा था, किनारे किनारे चल रहा था। अब किनारे किनारे चल रहा था, कार ने उड़ा दिया, कार ने उड़ा दिया। अब कंसेप्ट समझ लो, दो एक्शन है, तो इस वाक्य को जब पढ़ते हैं तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि एक्शन कौन कर रहा था। भाई जब तक यही नहीं पता रोड के किनारे कौन चल रहा था और कार ने उड़ा दिया, ऐसे में आपको पढ़ने में, रीडिंग में, स्पोकन में ये आंसर सही लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, 100% गलत क्वेश्चन है। याद रखना, एक ही व्यक्ति के दो एक्शन होते तो समझ में आता। कहता है अगर इसी सेंटेंस में कहता कि वॉकिंग अलोंग द रोड, इसी सवाल को ठीक करना होता तो मैं कैसे कर सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर इसी सेंटेंस में मैं लिख दूं वॉकिंग अलोंग द रोड, वॉकिंग अलोंग द रोड, रोड पर चलते हुए I saw an accident, I saw an accident, I saw something, तो ये सेंटेंस ठीक हो जाता। एक ही व्यक्ति जब दो एक्शन खुद से करता है, एक ही व्यक्ति जब दो एक्शन करता है तो वहां पर हम यूज करते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, इस पैटर्न का यूज करते हैं जिसमें पहले वाले को हम पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं, पहले वाले को पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। लेकिन जब दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के एक्शन हो या एक वाक्य
वाक्य में दो एक्शन दर्शाए गए हों तो ऐसी परिस्थिति में दोनों का सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देगा, फंसने का नहीं है। आंख बंद करके नोटिस कीजिए या ध्यान दीजिए कि एक कार ने उड़ा दिया, यानी यहां पे कार हमारे पास सब्जेक्ट है, लेकिन पिछले वाले वाक्य में कौन वॉक कर रहा था? क्योंकि कार वॉक नहीं होती है, कार राइड होती है, कार ड्राइव होती है। अब कार ड्राइव यदि होती है तो ड्राइव होती है, तो ये तो वाक्य सही है। वॉक कौन कर रहा था? ऐसी परिस्थिति में ठीक कीजिए सही वाक्य और इसको एक सब्जेक्ट दीजिए। while he was walking along the road a car knocked him down। a car knocked him down तो सेंटेंस सही बनेगा, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। सही आंसर बनता है आपका ए ऑप्शन का, जिसमें सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है, जिसमें सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। ये बात ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, सवाल को देखते हैं। Having done my homework, मेरा होमवर्क करने के बाद मेरी माता ने अलाउ कर दिया कि जाओ खेल लो। अब सवाल फिर से आ गया, होमवर्क किसने किया ये नहीं पता, लेकिन हिंदी में हम समझ गए कि होमवर्क जब मेरा खत्म हुआ तो मेरी माता ने मुझे अलाउ किया कि जाओ खेल लो। लेकिन होमवर्क खत्म होने के बाद, यानी होमवर्क मैंने खत्म किया, बाद में मेरी माता ने मुझे अलाउ किया। लेकिन इस सेंटेंस को जब आप पढ़ते हैं, इस सेंटेंस में, क्योंकि इसमें तो डूअर है ही नहीं, काम किसने किया? जब डूअर नहीं है तो हमने एक बात नोटिस करी। क्या नोटिस करी? कि इसमें डूअर अगला वाला वाक्य बन गया, यानी माय मदर बन गया। डूअर बन गया मेरा माता, यानी मेरी माता ने अलाउ किया कि जाओ बाहर और खेल लो। तो अब कंसेप्ट समझनी योग्य है। क्या कॉन्सेप्ट समझना है? कि दो अलग अलग एक्शन हैं। ये एक्शन होमवर्क किसी ने किया और अलाउ माता ने किया, तो एक्शन जिसने किया उस सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि इस सेंटेंस का, यानी आगे वाले सेंटेंस में तो माता ने एक्शन किया है। एक्शन होमवर्क कंप्लीट करने का किसने किया है हमें नहीं पता, इसके लिए आपको सब्जेक्ट चाहिए। तो इधर हैविंग को हटा देंगे और लिखेंगे, बेसिकली क्या लिखेंगे? When I had done my work, जब मैंने अपना काम कर लिया, कार्य समाप्त कर दिया, तो मेरी माता ने मुझे अलाउ किया कि जाओ बाहर और खेल लो। तो जब मैंने काम खत्म किया तो मेरी माता ने अलाउ किया। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हम यूज करते हैं किसका? दो एक्शंस को दर्शाने का, लेकिन दोनों एक्शंस में डूअर का होना अनिवार्य है। यदि किसी वाक्य में कोई एक ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें डूअर नहीं है, तो याद रखना आपके उत्तर का कोई, आपके वाक्य का कोई अर्थ नहीं बनता, कोई कंसेप्ट नहीं बनता। ये बात समझनी है, सोचनी है सूझबूझ के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी बात पर अगला सवाल हमारे सामने, सबके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है बीइंग अ रेनी डे। याद रखना भाई, ये वही वाला कारण आ गया। रेनी डे होने की वजह से, बरसात का दिन होने की वजह से, आई हैड टू कैंसल, मुझे कैंसिल करना पड़ा। सी पार्ट यहाँ पे खत्म है। ऑल माई अपॉइंटमेंट्स नो एरर। कहता है बरसात का दिन होने की वजह से मुझे अपने सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करने पड़े। अब फिर से सवाल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? ये है कि बरसात का दिन होने की वजह से, बीइंग अ रेनी डे, रेनी डे होने की वजह से मैंने अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी या करनी पड़ी। हैड टू इस्तेमाल होता है मजबूरी दर्शाने के लिए, मस्ट का पास्ट टेंस होता है। मस्ट आप जानते हैं कि आवश्यकता और अनिवार्यता को दिखाता है। चलो भाई देखते हैं इधर क्या अर्थ बनता है। सबसे पहला सेंटेंस बना बीइंग अ रेनी डे, तो बीइंग अ रेनी डे, अब बीइंग का मतलब होता है बरसात का दिन होने की वजह से मैंने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर ली। तो वाक्य आगे पढ़े तो इसमें नोटिस करना है बच्चा, क्या नोटिस करना है कि इसका सब्जेक्ट तो आई हो गया, इस वाले वाक्य के अंदर सब्जेक्ट नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं है तो तीन पैटर्न दिखाए, तीनों को याद रखना। ऐसे क्वेश्चन जब दिया 1 सेकंड में सब्जेक्ट पकड़ना और पहले ही टिक कर देना, आपका आंसर 100% सही होगा। एक भी प्रयास नहीं होगा जहां पे गलत हो, एक भी पॉइंट नहीं होगा जहां पे गलत हो, तो सही आंसर बनेगा इट बीइंग अ रेनी डे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर इट कैसे आ गया भाई?
इट कैसे आ गया? अरे भाई, नॉन लिविंग को दर्शाने के लिए इट का ही प्रयोग होता है। नॉन लिविंग को दर्शाने के लिए इट का प्रयोग होता है, याद रखिए, और किसी शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है भाई। तो आंसर क्या बना? Being a rainy day, I had to cancel my appointments. मुझे अपनी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करनी पड़ी। तो आपका आंसर बनता है ए ऑप्शन। बनते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, एक और बेहतरीन सवाल आपके सामने। क्या सवाल है देखते हैं। सवाल कहता है, अ फ्यू सेल्फिश लीडर्स आर बेंट। बेंट मतलब अड़े हुए हैं। बेंट वैसे एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ में सदैव ऑन का यूज होता है। बेंट ऑन का मतलब होता है किसी काम पर अड़ जाना, किसी काम को करने के लिए तुल जाना। तो बेंट ऑन हार्म हो लिखा हुआ है। अब पहली बात तो बेंट के बाद टू नहीं आता है बच्चा, ऑन आता है। बेंट के बाद टू नहीं आता है बच्चा, ऑन आता है। दूसरा पॉइंट क्या है? बेंट ऑन के बाद में जाहिर सी बात है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, तो बेंट ऑन के बाद में वर्ड आ जाएगा बेंट ऑन हार्मिंग। हार्मिंग क्या होता है? नुकसान पहुंचाना। बेंट ऑन हार्मिंग का इस्तेमाल करते हैं नुकसान पहुंचाने के लिए। द वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी को, यानी लोकतंत्र की नींव को हिलाने का प्रयास करते हैं। यहां पे फाउंडेशन का अर्थ बनता है लोकतंत्र की नींव को हिलाने का प्रयास करना, याद रखिएगा। तो यहां पर जो आंसर बनता है वो बनता है बी, बॉम्बे के अंदर, जिसमें बेंट के साथ सदैव ऑन का यूज होता है। याद रखना, वर्ब ऐसी बहुत सारी आपको भविष्य में पढ़ाई जाएंगी या आप जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे जिनके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन आती है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है, और उन्हीं के आधार पर आगे के सवालों को बनाया जाता है। और वे सवाल जेरेंड के तभी बन पाएंगे, ये सवाल जब ही बन पाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, तभी बन पाएंगे जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल जानते होंगे कि कौन सी वर्ब कौन सी प्रीपोजिशन लाती है। इसके लिए हम एक फिक्स प्रीपोजिशन के फ्रेजल वर्ब की सीरीज भी लाएंगे। तो आप आराम से बैठकर सिर्फ आपने देखना है, कॉपी पेन लेके लिखना है और घर बैठ के एग्जाम के लेवल को इंप्रूव करना है, अपने लेवल को बढ़ाना है और आराम से कामयाबी की तरफ बढ़ना है। अगला सवाल आता है हमारे पास में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये ध्यान दीजिएगा। ये फिर से हमारे पास एक वर्ड है जिसके अंदर एडजेक्टिव का यूज किया गया है और एडजेक्टिव के साथ गलत प्रीपोजिशन है। एडजेक्टिव के साथ प्रीपोजिशन यदि सही हो जाएगी तो आंसर सही हो जाएगा। एज आई हैव वर्कड हार्ड, जैसा कि मैंने बहुत मेहनत की। तो एज का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम कहना चाहते हैं कि जैसा कि मैंने मेहनत की। तो एज आई हैव वर्कड हार्ड, जैसे कि मैंने मेहनत की, तो मैं कॉन्फिडेंट हूं। कॉन्फिडेंट क्या? स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है, यानी कि आपके क्वालिटी को दिखा रहा है कि हाँ भाई मैंने मेहनत तो कर दी। आई एम कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंट के बाद टू नहीं आता है, कॉन्फिडेंट ऑफ आएगा। अब बच्चे के दिमाग में एक बात आ गई होगी कि कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ आ गया तो आगे आने वाली वर्ब हमेशा जेरेंड में चेंज होगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जाए। अब जब नहीं जाएगी तो आंसर मिल जाएगा सेकंड के अंदर, और आंसर बनेगा कॉन्फिडेंट ऑफ पास नहीं आएगा, कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग, कॉन्फिडेंट ऑन पासिंग या ऑफ पासिंग, लेकिन टू नहीं आता है, याद रखना भाई। ठीक है, अगला सवाल इसी बात पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वी वेंट टू दैट प्लेस, हम गए उस जगह पर। टू का प्रयोग बिल्कुल सही है, डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है कि हम उस जगह पे गए, उस स्थान पे गए। वी वेंट टू दैट प्लेस, ठीक है, विद अ व्यू टू, ये वर्ड याद रखना। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें याद करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, बहुत ज्यादा अनिवार्य। अब क्यों अनिवार्य है? क्योंकि उनके बाद में जेरेंड का प्रयोग होता है। कौन कौन से वर्ड हैं भाई? पहला वर्ड है यूज्ड टू, एक वर्ड आता है टेक टू, तीसरा वर्ड आता है विद अ व्यू टू, चौथा वर्ड आता है प्रायर टू, एक वर्ड आता है डिक्लाइन टू, एक वर्ड आएगा बच्चा लुकिंग फॉरवर्ड टू, एक वर्ड आएगा लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है? कुछ अच्छा होने की उम्मीद करना भाई,
लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है कुछ अच्छा होने की उम्मीद करना। ऐसे ही काफी सारे वर्ड्स आपके यूज होंगे जिसमें टू के बाद में यहां पर याद रखना बच्चा आईएनजी का फॉर्म होता है, जेरेंड का प्रयोग होगा, जेरेंड का प्रयोग होगा। आप ये बेसिक कंपोनेंट को फोकस करके सोचो, इतने छोटे से एक तरीके से कंपोनेंट्स है, इनको फोकस कर दिया तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते, गवर्नमेंट जॉब पा सकते। ज्यादा मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, लेकिन फोकस करना पड़ेगा, बात ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है यू शुड अवॉइड टू गो टू स्कूल। आपको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। यू शुड अवॉइड टू गो टू स्कूल एज यू हैव सीवियर आई इन्फेक्शन। जैसे कि आप सभी जानते हैं आई फ्लू चल रहा है, आई फ्लू चल रहा है, सभी लोग दिक्कत में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग चश्मा पहन के घूम रहे हैं क्योंकि अभी बेसिकली पूरे देश में बड़ी मात्रा में आई फ्लू के केसेस देखने में मिल रहे हैं। तो अब आपके पास सेंटेंस है, सबसे पहला सवाल आता है यू शुड अवॉइड। पॉइंट पहला, अवॉइड कभी भी प्रीपोजिशन कैरी नहीं करता है। आपके पास में ऐसी कुछ वर्ड्स और ऐसे एडजेक्टिव्स लिखवाऊंगा जिसके बाद में कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। अगर यूज करते हैं तो वो निरर्थक है, उसका यूज बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। तो सेंटेंस बनेगा यू शुड अवॉइड। अब अवॉइड हटा दिया तो अवॉइड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आ सकती, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ दोबारा वर्ब नहीं आता और टू ये लेता नहीं है। अवॉइड अपने आप में टू नहीं लेता और आगे इन्फिनेटिव की जरूरत नहीं है। तो सेंटेंस बनेगा यू शुड अवॉइड गोइंग टू स्कूल, यू शुड अवॉइड गोइंग टू स्कूल एज यू हैव सीवियर। अब ये सीवियर होता है एक्सट्रीम, सीवियर होता है एक्सट्रीम आई इन्फेक्शन है, आई इन्फेक्शन है, बहुत भारी मात्रा में आई इन्फेक्शन और तुम्हें बचना चाहिए। तो आंसर बनता है बी बॉम्बे के अंदर। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपके सामने है। अरे भाई इसमें भी केवल एक ही वर्ड बचा, ये लास्ट एक क्वेश्चन है जिसमें ये वर्ड ब्रेव लिखा है, ये वर्ड ब्रेव है। ये एक क्वेश्चन आउट ऑफ स्क्रीन में, ई आपका आउट ऑफ स्क्रीन चला गया है, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता नहीं, सिर्फ एक ही वर्ड। क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आएगा, मैं समझाता हूं, पढ़ता हूं। Everyone considered him, हर कोई व्यक्ति कंसीडर करता है him as a brave man, everyone consider him as a brave man। पहली बात यहां पर छोटा सा कंपोनेंट क्या याद रखना है कि कंसीडर के साथ में कभी भी एज का प्रयोग नहीं होता है, कंसीडर के साथ में किसी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता है। एवरीवन कंसीडर्ड हिम अ ब्रेव मैन। ऐसी कुछ वर्ड्स हैं, ऐसी कुछ शब्द हैं जिनके साथ में बच्चा कभी भी एज का, लाइक का, बट का प्रयोग नहीं होता है। एज, लाइक या बट का प्रयोग या ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो पहला वर्ड तो यहीं पे गड़बड़ है। यू शुड या एवरीवन कंसीडर्ड हिम अ ब्रेव मैन कंसीडर करता है, बट ही फ्लेड यानी भाग जाना, मैदान छोड़कर भाग जाना। भाई बैटलफील्ड से मैदान छोड़कर ही भाग गया और सभी लोग क्या कहते हैं, अरे भाई बहुत ब्रेव आदमी। कैसा ब्रेव आदमी है भाई, मैदान छोड़ के भाग गया। मैदान छोड़ के भागना, पीठ दिखा के भागने के लिए रिट्रीट वर्ड का यूज होता है, ये बात भी याद रखिएगा, भूलना मत बिल्कुल भी। ये क्वेश्चन जो है बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, याद रखिएगा। देखते हैं कुछ एक दो क्वेश्चन और बचे हैं क्या। अरे वाह, अभी दो क्वेश्चन बचे हैं। बैंकिंग का एक क्वेश्चन आ गया, आईबीपीएस का देखते हैं। इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग क्राइसिस, यानी बढ़ते हुए क्राइसिस को ध्यान देते हुए, द एजेंसी इज अर्जेंटली आस्किंग फॉर मोर कंट्रीब्यूशन टू मेक अप फॉर इट्स शार्प डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर। अभी पहले सवाल को देखते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा। इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग क्राइसिस। अब इधर सवाल को एक बार रीड करेंगे, समझ में आएगा। सवाल कहता है बढ़ते हुए क्राइसिस की बात की जाए, जब बढ़ते हुए क्राइसिस की बात की जाए, तो बढ़ते हुए क्राइसिस की बात की जाए तो द एजेंसी इज अर्जेंटली आस्किंग मोर कंट्रीब्यूशन के साथ में पहला तो सवाल यही डेवलप हो जाता है कि टू का प्रयोग होगा या नहीं होगा, टू का प्रयोग होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा सवाल क्रिएट हो जाता है। क्योंकि सवाल क्रिएट होता है कंट्रीब्यूशन ऑफ मेकिंग अप आना चाहिए, कंट्रीब्यूशन टू मेकअप नहीं आएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ मेकिंग अप इट्स शार्प डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर। तो हमारा एरर बनता है सी ऑप्शन के अंदर।
नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसके बाद में क्लास ओवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, द प्रीस्ट डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, प्रीस्ट कोई काम नहीं करना चाहता, प्रीस्ट यहां पुजारी की बात हो रही है, पुजारी कोई काम नहीं करना चाहता, एनी हार्ड वर्क, बट सपने देखे ऑफ में बी की जगह क्या आ जाएगा, ऑफ बीइंग बनना है, रिच मैन इन वन डे, काम नहीं किया, लेकिन वन डे में रिच मैन बनने का सपना देखा, तो वहां पर आ गया जेरेंड, यानी ऑफ के बाद में बीइंग का प्रयोग होगा, ऑफ के बाद में बीइंग का प्रयोग होगा। तो इसी पॉइंट के साथ आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। ढेर सारे क्वेश्चंस, ढेर सारे कंपोनेंट्स के साथ हमने इस टॉपिक को डिस्क्राइब किया। उम्मीद करता हूं कुछ हिस्से बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और कुछ जो नहीं आए उनका एक रीजन ये है कि अभी आपको इस टॉपिक को डेप्थ में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखना, बैकबोन होता है 2 से 3 टॉपिक आपके पूरे एग्जाम की, जिसमें एडवांस वर्ब से लेकर के प्रीपोजिशन और कंजंक्शन फोकस करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो आज की क्लास को इसी चीज के साथ रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में फर्दर और भी मजेदार कंसेप्ट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।